नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं हमारी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज की क्लास में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग को जब रिकॉर्ड करते हो तो उसके तरीके या मोड्स कितने प्रकार के हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है कैश बेसिस, दूसरा आपका होता है एक्रूअल बेसिस। तो आज की क्लास में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास से बहुत कुछ नॉलेजेबल सीखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये? द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ अ कंपनी यूजेज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जी हाँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये वो तरीका है कि जिस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करोगे और रिकॉर्ड करने के बाद आप उससे रिपोर्ट बनाओगे। इट डिक्टेट्स व्हेन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी हाँ, ये बेसिकली आपको बताती है कि आपको आपका रेवेन्यू मतलब जो पैसा आ रहा है, जो कमाई है, उसको कब रिकॉर्ड करना है और आपका एक्सपेंस जो खर्चा है उसको कब रिकॉर्ड करना है। बेसिकली बस यहीं पर डिफरेंस है, इसी के तरीके में डिफरेंस आपको मिलेगा। सो देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे इंट्रो में कि दो प्रकार के हैं, टू प्राइमरी मेथड्स। द फर्स्ट वन इज कैश बेसिस एंड अनदर वन इज एक्रूअल बेसिस। जी हाँ, आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे या फिर एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। अब आगे जो हम क्लास करने वाले हैं उसमें अब आपको ध्यान से समझना है और फिर लास्ट में खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है और आप अपने बिजनेस में कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज़ करते होगे वो आपको पहचानना रहेगा। तो चलिए, फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि नाम खुद बता रहा है कि भैया यहाँ पर अकाउंटिंग कब होगी? जब आपके पास एक्चुअल में कैश आएगा और एक्चुअल में कैश जाएगा, तभी आप रिकॉर्डिंग करो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं करो। सिंपल, अगर हम ब्रॉडली बोले तो इसका यही मतलब होता है। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन जानते हैं इसकी। अंडर द कैश बेसिस द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जी हाँ, जब एक्चुअल में कैश आएगा या एक्चुअल में कैश जाएगा तभी आप उसको क्या करोगे? आप उसको रिकॉर्ड करोगे। इसका क्या मतलब हो गया? दिस मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे? व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब कैश मिल गया तभी मान लो कि भैया मेरी कमाई हुई है। अगर कैश नहीं मिला तो मानो ही मत कि मेरी कमाई हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने सेल्स किया, मैंने कोई एक सामान सेल्स किया। किसको बेचा? मान लीजिए मैंने सुमित को माल बेचा। कितने रुपए का बेचा? 5,000 रुपए का बेचा। अब सुमित कब बेचा मैंने? मान लीजिए 14 मई 2023 को मैंने उसको माल बेचा। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। लेकिन सुमित ने ये पैसे हमको दिए 21 मई 2023 को। इतनी तारीख को उसने हमको इसका पेमेंट किया। तो हम रिकॉर्ड कब करेंगे? हमारी कमाई को कब रिकॉर्ड करेंगे? 21/5 को, जबकि एक्चुअल में वो 14 मई को ही मेरी सेल्स हो गई थी। लेकिन हम कैश बेसिस में क्या मानते हैं कि भैया जब तक कैश मिला ही नहीं तो हमको तो प्रॉफिट रियलाइज हुआ ही नहीं, तो उसको प्रॉफिट भी हम क्यों माने? मतलब ये कि मान लीजिए ये जो 5,000 में हमने सामान बेचा, मान लीजिए ये हमने 4,000 में खरीदा था। ये हमने 4,000 में खरीदा था, 5,000 में उसको दे दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि सामने वाला हमको वापस कर दे सामान, या किसी कारण से सामने वाला हमको पैसा ना दे, या हमारा पैसा डूब जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जब मेरे को पैसा मिला ही नहीं, देखिए जिस दिन मेरे को ये 5,000 मिलेगा ना, उसी दिन मैं ये 4,000 जो मेरा परचेस कॉस्ट था उसको काट दूंगा और बैलेंस 1,000 रुपये मेरा अपना प्रॉफिट में मान लूंगा। लेकिन जब तक ये पैसा मेरे को मिला ही नहीं है, वो मुझे पैसा दिया ही नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे कर लूँ भैया? तो ये होता है आपका कैश बेसिस। तो कैश बेसिस का क्या कहना है? आप इनकम को, रेवेन्यू को तभी मानोगे जब एक्चुअल में कैश रिसीव होगा, और एक्सपेंस को भी तभी मानोगे जब एक्चुअल में आपने उसके लिए पेमेंट दे दिया। तो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, जब तक आप एक्चुअल में पेमेंट ही नहीं किए, तो आपका एक्सपेंस भी नहीं हुआ। ऐसा कौन कहता है? कैश बेसिस। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा?
ट्रेडिशनल मेथड, जो हमारे पुराने लोग थे या एकदम सिंपल से जो अपना हिसाब किताब रखते हैं, या जो लोग अपना ये अकाउंटिंग की बेसिक पढ़ाई नहीं किए हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग कैश बेसिस को फॉलो करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी टू यूज़ है। देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो कैश बेसिस में हमारा फ़ायदा क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। जी हाँ, कैश बेसिस में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने भी आपको बताया, एक ही नियम दिमाग में रखना, जब तक पैसा आएगा नहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल में पैसा जाएगा नहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो यस, जो छोटे बिजनेस लोग हैं उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो वो लोग अपना बस पैसा आया पैसा गया उसी में अपना बिजनेस अपना मैनेज करते हैं, उसी में अपने अकाउंटिंग करते हैं। एंड यस, इसकी एक खास बात क्या है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ एक्चुअल कैश फ्लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एकदम क्लियर कट बताता है कब कैश आया कब कैश गया, कहाँ से आया कहाँ को गया, एकदम क्लियर कैश फ्लो यहाँ पर एकदम बहुत अच्छे से बनता है। किसमें? कैश बेसिस में। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अब उसकी कुछ बुराई, किसकी बुराई? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की कुछ बुराई देखते हैं। क्या है? सबसे पहले, may not match the true financial performance as it does not consider amounts owed or owing। जी हाँ, ये तो आपका ट्रू पिक्चर बताता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो उधारी लग रखा है या आपने जिसको उधारी में माल दे रखा है उसको तो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सोच के देखो आप लोग, आज मेरे पास 5,000 रुपये का सामान था, ये मैंने किसी को उधारी में दे दिया, मैंने किसी को क्रेडिट में दे दिया, तो मेरे व्यापार का ही तो सामान गया ना बाहर, आप तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। अरे भैया, अगर ये पैसा डूब गया तो कैसे रिकॉर्ड करोगे लॉस को? या आपके पास वो एक्चुअल में गुड्स किसके पास है वो कैसे पता चलेगा? तो ये कैश मेथड का एक सबसे बड़ा लूप होल है, एक डिसएडवांटेजेस है। क्या? कि एक्चुअल में जो कैश आपने किसी को दे रखा है, मतलब आप किसी से अगर उधारी ले रखे हो या आपने किसी को उधारी दिया हुआ है, सामान का समझ लो, मैं उधारी में सामान खरीदा, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसको। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बदले में एक्चुअल पेमेंट ही नहीं किया। मैंने किसी को उधारी में सामान बेचा, मैं उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए ही नहीं है। तो ये उसका एक्चुअल में एक लूप होल है, क्योंकि इससे अगर आप ऐसे करते हो तो आपके बिजनेस का ट्रू पिक्चर, यस, आपके बिजनेस का ट्रू पिक्चर आपको नहीं पता चल पाएगा। अनदर वन इज, इसका दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन अ कंपनीज कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स डोंट अलाइन विद इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन। जी हाँ, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि जो एक्चुअल में आपकी कमाई होनी चाहिए थी या जो एक्चुअल में आपका खर्चा होना चाहिए था, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते हो। एक्चुअल इन द सेंस में खर्चा हुआ है, पेमेंट नहीं की हो। एक्चुअल इनकम मतलब इनकम तो हो गई लेकिन कैश नहीं आया है। जैसे कि मान लीजिए, यही वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, कि हमने 5,000 रुपए का हमने क्या किया, क्रेडिट में सेल्स किया, क्रेडिट में सेल्स किया। तो भैया अगर सेल्स हुई है तो मेरे बिजनेस की तो हुई है, भले ही उधारी में हुई है, वो सामने वाला आदमी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो पैसे देगा, हमने तो सेल्स किया ना, तो आप इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। तो जो एक्चुअल इनकम बोलती है कि भैया 5,000 का आपका सेल्स हुआ है, एक्चुअल में आपका 5,000 का सेल्स हुआ है, लेकिन कैश बेसिस क्या बोलता है? मैं तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? जब तक कैश आएगा नहीं मैं रिकॉर्ड करूंगा नहीं। तो कैश बेसिस क्या बोलता है? मेरी सेल्स माइनस 5,000 हुई है, लेकिन वहीं पर नॉर्मल में क्या हुआ है? आपकी सेल्स एक्चुअल में 5,000 हुई है। समझ में आया आपको फर्क? एक यहां पर छोटा सा एग्जांपल हमने दिया है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल बेकरी रिकॉर्ड सेल्स इन इट्स बुक्स ओनली व्हेन कस्टमर्स पेज इन कैश। मान लीजिए एक छोटी सी बेकरी की शॉप है, वो अपना सेल्स कब रिकॉर्ड करता है? जब कस्टमर्स को एक्चुअल में कैश में पे करता है, तब वो अपना रिकॉर्ड करता है कि भैया मेरा इतने रुपए का सेल्स हो गया। मान लीजिए इफ अ कस्टमर प्रोमिसेस टू पे लेटर, एक कस्टमर आया और आपको 500 रुपये दिया कि भैया मुझे केक दे दो, आपने केक दे दिया, तभी आपने देखा कि 500 का नोट फटा हुआ था, आपने बोला भैया ये 500 का नोट तो फटा हुआ है, नीचे लगा, वापस ले लो। और आप उस कस्टमर को जानते भी हो, लेट सपोज, तो वो कस्टमर आपको क्या बोलता है कि भैया एक काम करता हूँ, मेरे पास तो अभी ये एक ही नोट था, आप ही नोट दे दीजिए, मैं आपको कल या फिर शाम को या फिर 2 दिन बाद आपको मैं एक्चुअल और अच्छा वाला 500 का नोट दे दूंगा। आप क्या करोगे? आप उसको अलाउ कर दोगे अगर आप उसको जानते हो तो, और जो कि
ऑलमोस्ट हर जगह होता ही है। आप खुद सोचिए, आपके घर के आसपास का कोई जनरल स्टोर, आप जाते हो उसके पास सवेरे सवेरे दूध की पैकेट खरीदने के लिए, आप देते हो उसको 500 का नोट, भैया बोलते हैं भैया चेंज नहीं है मेरे पास, आप एक काम करो, आप मेरे को ये 30 रुपये 25 रुपये जो आपका दूध की पैकेट का कॉस्ट है आप बाद में दे देना, अभी अपने 500 का नोट पकड़ो और चलो। तो इट मीन्स ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आपका उधारी में भी धंधा होता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, द बेकरी डजंट काउंट दैट मनी अंटिल इट्स रिसीव्ड। तो यहां पर ये बेकरी उस पैसे को काउंट ही नहीं कर रही है जब तक ये पैसा आया नहीं है। एक एग्जाम्पल था आपका कैश बेसिस का। आई होप आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक एडवांस्ड और मोर लॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल माइंड में बैठा लो। ये क्या कहता है कि कोई भी इनकम या कोई भी खर्चा जिस पीरियड का है उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो। भले ही आपने उसके बदले में पैसा दिया हो या लिया हो वो फर्क नहीं पड़ता, खर्चा तो हुआ ना, पैसा नहीं दियो ठीक है, इनकम तो हुई ना, पैसा नहीं आया है ठीक है, लेकिन उस पीरियड की है। तो जब आपको याद होगा हमने कंसेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जो क्या कहता है कि जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो आप पूरा एक फाइनेंशियल ईयर लेते हो, यानी कि अप्रैल महीने से लेकर अगले साल का मार्च महीने तक, ये पूरे 12 महीने का पीरियड आप लेते हो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रिपोर्टिंग करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर 12 महीने में जो भी आपकी सेल्स परचेस वगैरह हुई होगी, जो भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर हुआ होगा, आप उसको रिकॉर्ड करो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आपने उसका एक्चुअल में कैश इनफ्लो या आउटफ्लो किया कि नहीं किया, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, अंडर द एक्रूअल बेसिस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन दे ऑकर। जी हाँ, जब वो हुए तभी रिकॉर्ड कर लो। हमारा एग्जांपल में क्या था, भैया हमने 5,000 रुपए का आज आपको क्रेडिट में सेल्स किया। कब सेल्स किया, आज, टुडे। हमने आज ही आपको उधारी में सेल्स किया तो उसको आज ही रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं कि जब पैसा देगा तब करेंगे ना, इस पीरियड में आज आपका सेल्स हुआ ना, पैसे देगा कल देगा बाद में देगा, लेकिन आपकी अगर आज की सेल्स आपको पता करनी हो तो कैसे पता करोगे, जब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आपको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि ये मेरा आज का सेल्स है। कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो इज अ सेपरेट थिंग। सेल्स की बात कर रहे हैं, आपकी रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो भैया ये आपका आज का सेल्स है। क्या बोलता है ये कि जिस दिन ट्रांजैक्शंस आपका ऑकर हुआ उसी दिन आपको रिकॉर्ड करना है, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज एक्सचेंज। जिस दिन आपको उसके बदले में कैश मिला उस दिन रिकॉर्ड करो ना, ऐसा नहीं, ऐसा आप कैश बेसिस में क्या करते थे, आज आप कब करोगे, जिस दिन ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू को कब मान लोगे कि हो गई, व्हेन इट्स अर्न्ड, जब वो अर्न्ड हो गई, एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड। जी हाँ, रेवेन्यू आपके नाम पे आ गई, एक्चुअल में नहीं मिली बात अलग है, लेकिन अब आपको मिलनी ही वाली है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। खर्चा आपके नाम से हो गया है, आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये सारा खर्चा सारा इनकम इसी पीरियड का है। और जब आप रिपोर्टिंग करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आप एक अकाउंटिंग पीरियड को सारा डेटा को लेकर रिपोर्टिंग करते हो, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो पैसा आया, जो पैसा गया, प्लस जो इनकम हुई है, कैश नहीं मिला, जो एक्सपेंस हो गया है लेकिन कैश हमने नहीं दिया, उसको भी रिकॉर्ड करोगे। मतलब ये एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने आपके प्रीवियस क्लास में बताया था कि लेट्स सपोज ये अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल मंथ में पूरा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने काम किया और इस पर्टिकुलर मंथ की सैलरी आपको नेक्स्ट मई महीने में 5 से 10 तारीख के बीच में आपको मिलती होगी। ठीक है, आपको 5 से 10 तारीख के बीच में मिलती होगी। तो उस केस में आपका जो सैलरी का खर्चा है वो अप्रैल महीने का खर्चा है ना, भले ही आपने पेमेंट अगले महीने किया लेकिन खर्चा तो अप्रैल महीने का है। तो इसीलिए एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, जो खर्चा जिस पीरियड का है उसी में रिकॉर्ड करो, भले ही पेमेंट आप उसका बाद में देते रहोगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो ही आपका जब अकाउंट बनेगा वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए हम इसकी कुछ अच्छी बातें देखते हैं, फिर इसकी कुछ बुराई देखेंगे। तो जो हमारा एक्रूअल बेसिस है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है, इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर। जी हाँ, मोर एक्यूरेट पिक्चर।
आपके बिजनेस का एकदम ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर आपको कहाँ मिलता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि ये आपका उसी पीरियड का सारा डेटा ले लेता है जो जिस पीरियड में हुआ है। ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, जी हाँ, एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस का ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर आपको प्रोवाइड करता है कौन? एक्रूअल बेसिस। और एक और बेनिफिट क्या? इट अलाइंस बेटर विथ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप, जी हाँ, एंड इज प्रिफर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जी हाँ। और एक्रूअल बेसिस को ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रीफर किया जाता है। और जो हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में जो इंड एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी कहते हैं क्या कि आपका बिजनेस अगर है तो आप अपने बिजनेस को एक्रूअल बेसिस पर रिपोर्टिंग करो। याद कीजिएगा, जब आपका ऑडिट होगा तो वहाँ पर आपका नोट्स टू अकाउंट आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहाँ पर लिखा रहेगा कि इस पर्टिकुलर बिजनेस ने एक्रूअल बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग की हुई है। जब आपका बिजनेस का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा, तब वहाँ पर अगर मान लो आपका अगर टैक्स ऑडिट होता है, तो टैक्स ऑडिट में भी ये डिफाइन किया जाएगा कि आपका बिजनेस जो है वो एक्रूअल बेसिस पर अपना अकाउंटिंग किया हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स भी इसको ज़्यादा रेलिवेंट मानता है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ बुराई देख लेते हैं कि एक्रूअल बेसिस की बुराई क्या है, तो आप खुद बताइए। जो आपने अभी डिस्कस किया इतना देर, अब आपको क्या लगता है कि क्या बुराई हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहला, इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस। जी हाँ, ये कभी कभी ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यार, जो पैसा मेरे को मिला नहीं उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ, जो पैसा मैंने दिया नहीं उसको रिकॉर्ड कर लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा लॉजिकली इसको समझ ही नहीं पा रहे होंगे। क्यों? उनका तो माइंड में सेट है, कैश आएगा तो रिकॉर्ड करो, जाएगा तो रिकॉर्ड करो, बस बात खत्म। वो इतने सिंपल वे में जी रहे थे। लेकिन अगर आप ब्रॉडली सोचो, ब्रॉडली देखो, तो भैया जो खर्चा जिस पीरियड का है, जो इनकम जिस पीरियड की है, उसको उसी में रिकॉर्ड करो ना। तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप सामने लोगों को समझा नहीं पाते हो। एंड दूसरा, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट कैश फ्लोज एक्यूरेटली। जी हाँ, ये आपका एक्चुअल का कैश फ्लो को नहीं बताता कि एक्चुअल में कैश कहाँ से आया, कहाँ से गया। और इसीलिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आगे देख लीजिए पहले, विच कैन बी ए प्रॉब्लम इन कैश इंटेंसिव इंडस्ट्री। जी हाँ, जो इंडस्ट्री में कैश में बहुत ज़्यादा लेन देन होता है, वैसी इंडस्ट्री के लिए एक्रूअल बेसिस थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। तो आपको दिक्कत क्या की? अभी हमने क्या बोला कि एक्रूअल वाला ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, एक्रूअल बेसिस बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, इसीलिए इसको गैप ने भी एक्सेप्टेंस दे दिया है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोलता है आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करो। लेकिन जब एक्रूअल बेसिस पे करने जाते हो तो आपको एक्चुअल कैश का फ्लो पता नहीं चल पाता, और इसीलिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो एक और स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो, उस केस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फिर बताता है आपके कैश का एक्चुअल फ्लो कहाँ से आया, कहाँ से गया। समझ में आया आपको? तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंटिंग करनी है। तो ये था हमारा मोड्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में बहुत कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।